हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस को। अगर अगर आप कक्षा 10 के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो मैं अधिक तो नहीं कहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अर्थात इस जो एक कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इनको देखे रहेंगे अभी तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। तो सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कह रहा है कि यहाँ पर दो बिंदु हैं इस प्रकार। अगर इनके निर्देशांक की बात करें तो इसके निर्देशांक बोल रहा है -1, 7 है, और जो इसका निर्देशांक है वो 4, -3 है। अगर जो ये दो बिंदु हैं इनको हम क्या करें, मिला दें। ठीक, तो एक रेखाखंड बन गया। अब इस रेखाखंड को एक कोई बिंदु है, मान लीजिए वो बिंदु है P। हम मान ले रहे हैं P, इसमें उस बिंदु का नाम नहीं बताया गया है, पर हम मान ले रहे हैं कि P बिंदु है। और ये जो P बिंदु है ये इस पूरी रेखा को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि जो बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इसकी तुलना, इस की जो दो बिंदु हैं इनकी तुलना करेंगे। किससे? इसकी तुलना x1 y1 से करेंगे, इसकी तुलना x2 y2 से कर लेंगे। ठीक है, और जो अनुपात दिया गया है इसकी तुलना, देखिए अनुपात क्या दिया गया है हमें, 2:3 दिया गया है। इसकी तुलना हम m1:m2 से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या होगा, कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे कि अगर हम तुलना करें तो x1 और y1 यहाँ पर लिख देते हैं। तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर देखिए इस तरह कुछ है -1। इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, x1 y1 से कर रहे हैं। और यहाँ पर है 4, -3, इसकी तुलना हम x2 y2 से कर रहे हैं। और यहाँ पर अनुपात दिया गया है 2:3, 2:3, इसकी तुलना हम क्या कर रहे हैं, m1:m2 से कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तब क्या होगा, तुलना करने पर हमें कोई कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी, इसको हम आगे लेकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है x1 और यहाँ पर क्या लिखा है y1। x1 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है -1, और y1 के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है 7। तो जिसके स्थान पर जो लिखा है उसका वही मान हो जाएगा। जैसे कि x1 के स्थान पर -1 लिखा है तो x1 = -1 हो जाएगा। x2 के स्थान पर 7 लिखा है तो यहाँ पर y1 के स्थान पर 7 लिखा है तो y1 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है x2 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है 4 या 4, तो x2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x2 = 4 हो गया। यहाँ पर y2 लिखा है और यहाँ पर y2 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है -3, तो y2 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर m1 के स्थान पर क्या लिखा है, 2 लिखा है,
तो m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान क्या दिया गया है, m2 के स्थान पर लिखा है 3, तो m2 का मान 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर आगे देखा जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं जो इनके क्या कहते हैं निर्देशांक दिए गए हैं उसको 2:3 में विभाजित करता है। मगर यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि विभाजन कौन सा है, अंतः विभाजन है कि वाह्य विभाजन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें यह बताया ना गया हो कि कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन है या वाह्य विभाजन है, तो हम क्या करेंगे, उसको अंतः विभाजन मान लेंगे और अंतः विभाजन मान कर क्या करेंगे, हम सूत्र को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन का सूत्र लिखेंगे। उसके लिए क्या होता है, देखिए अंतः विभाजन का निकालना है। तो देखिए अगर हम बात करें कोई भी अगर निर्देशांक लिखा जाता है तो 2 टर्म्स होते हैं उसमें, एक टर्म आगे वाला एक पीछे वाला। जो आगे वाला होता है उसे कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज, और जो पीछे वाला होता है उसे कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। जो भुज होता है हमेशा वो x वाला मान होता है और जो कोटि होता है वो हमेशा y वाला मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भुज की बात करें, क्योंकि हमें निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करने हैं बिंदु बिंदु के, तो उसमें भी भुज होगा और कोटि होगा। तो अगर हम भुज की बात करें तो यहाँ भुज कैसे ज्ञात करेंगे, तो भुज के लिए x इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, इनके सबके मान रख देते हैं। m1 का मान देखिए, m1 का मान यहाँ से क्या लिख देंगे, 2 रख देंगे। तो आइए 2, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का निशान है। x2 है उसका मान क्या है, x2 का मान है 4 रख देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे। m2 का मान क्या है, यहाँ से देखिए 3 है 3 रख देंगे, इंटू x1 का मान क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रख देंगे, अपॉन m1 का मान क्या है 2 है 2 रख देंगे, प्लस लगा हुआ है प्लस लगाएंगे, m2 का मान 3 है 3 रख देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा गुणा होके। 3 को 1 से करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो 8 में से 3 निकालेंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा, बटे 5 हो जाएगा। इसका कट जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा 1। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे की बात करें। ठीक है, तो आगे की बात करें तो हम क्या करेंगे अब कि y के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने भुज x का मान ज्ञात कर लिया, अब कोटि का मान ज्ञात करेंगे और कोटि क्या होता है, हमारा y होता है, इसलिए y वाला फार्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आइए क्या करते हैं, हम सबका मान रख देते हैं। तो m1 का मान क्या है, हमारा m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान क्या है, माइनस का 3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7 अपॉन m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 3। और इसको हल करें तो हम क्या पाएंगे, देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर देखिए 7 को 3 से करेंगे 21 हो जाएगा, और दोनों प्लस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन 3 और 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको और हल करते हैं हम लोग, तो 21 में से 6 निकाल देंगे। ठीक, तो हमारा बचेगा 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 ते 15, ये हो जाएगा हमारा 3, अर्थात y का मान हमारा आ गया 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब निर्देशांक की बात हुई थी, इसकी बात हुई थी निर्देशांक की। तो हमने निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना था,
हमने माना था x और y। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आया, x का मान 1 आया है और y का मान क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ लिख देंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे। ठीक है, तो हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, आप ये सोच लीजिए जो चीज़ ज्ञात करनी होती है तो अधिकतर उसे ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो इन्हें हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देखिए लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक है। तो देखिए अगर एक x है, एक धन पूर्णांक क्या x है, तो दूसरा पक्का है कि उससे एक ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि क्रमागत है, ये तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो हम यहाँ ज़्यादा की बात करते हैं। ठीक है, आप कम भी ले सकते हैं, मगर हम यहाँ ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर लेके चलें तो दो क्रमागत धन पूर्णांक की बात हो रही है। मतलब कि अगर एक x है तो क्रमागत मतलब कि इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला क्या होगा, x + 1, x में एक जोड़ दीजिए। देखिए एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे कि मान लीजिए x का मान 2 आता है, तो अगर क्रमागत धन पूर्णांक की बात हो रही है तो इसका आगे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो भाई सीधी सी बात है कि 2 में हम क्या करें, एक जोड़ दे, 3 हो जाएगा ना। तो मतलब क्रमागत लेना है, मतलब कि अगर एक x है तो दूसरा क्या हो, y हो। अगर एक देखिए अगर एक क्या है 2 है तो दूसरा क्या हो, 3 हो। एक 4 है दूसरा क्या हो, 5 हो। अगर एक 6 है दूसरा क्या हो, 7 हो। क्रमागत हो, मतलब कि एक के बाद एक आए, क्रमागत हो इस प्रकार। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, x और x + 1 मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रश्नानुसार अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो भाई ये दो हमारे क्या हैं, क्रमागत धन पूर्णांक है, तो इनके वर्गों का योग कर दें हम। तो एक क्या है हमारा, एक है हमारा x और एक है x + 1। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग कर दिया, अब इनका योग कर दें। अगर हम इनके वर्गों का योग करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 365 आएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसे ओपन करते हैं। देखिए जो यहाँ पर लिखा है x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो अगर x + 1 देखा जाए इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूत्र लग रहा है a + b का होल ऑफ स्क्वायर का। ठीक, अगर a + b का होल ऑफ स्क्वायर हम खोलते हैं तो हम जानते हैं a + b का जो होल ऑफ स्क्वायर उसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, देखिए तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इट इज़, और यहाँ पर a + v का फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × a का मान x × b 1 बराबर 365 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये भी x² है, a भी x² है, तो 1x² और 1x² जुड़ के 2x² हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x और 2x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ही रहेगा, बराबर यहाँ है 365। अब देखिए अब क्या करते हैं कि 2x², ठीक है, देखिए जो अगर देखा है तो यहाँ x² आ गया, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण, क्योंकि जो चर राशि x है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये हो गया दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण का जो मानक रूप है, क्या मानक रूप, वो होता है हमारा ax² +
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को हम इसी के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर केवल एक्स वाला, एक्स वाला, और फिर बिना चर वाला। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला। तो किसके साथ एक्स है, 2x इसी के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, फिर 2x, फिर क्या है 1। ठीक, तो इधर हमें रखना है 0, बराबर को तो क्या रखना है 0 रखना है। तो इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये इधर है क्या 365 प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 365 में से 1 निकालें, कितना बचेगा 364 बचेगा। दोनों में से कौन बड़ा है, 365 बड़ा है, तो निशान इसका वाला लग जाएगा। ठीक है, बराबर 0। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और अगर इसको देखें तो इसको भी हम 2 के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो सब में से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा माइनस 100 कम 2 और 182 बराबर 0। 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, क्योंकि इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ किसी भी संख्या से अगर हम 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को हम क्या करेंगे, इससे मतलब कि 182 से गुणा कर लेंगे, तो 1 × 182 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 182। अब जो गुणा करने पे आया है ये 182, तो 182 के 2 ऐसे हम गुणनखंड निकालें। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें कि मान लीजिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इनका अगर गुणा करें, क्या करें गुणा करें, तो हमारा 182 ही है, और इस निशान के अकॉर्डिंग जो हमारा बिना चर वाला पद है उसके निशान के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, तो क्या करें कि इन दोनों का गुणा करें तो क्या है 182 आए, और इस निशान के अकॉर्डिंग अर्थात इन दोनों को अगर घटाएं तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे भी 1 है, तो 1 आए। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनको क्या करें हम गुणा करें तो 182 आता है, और अगर घटा दें आपस में तो क्या आएगा 1 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं 14 और 13। ठीक है, 14-13 को गुणा करेंगे, क्या करेंगे 14 और 13 को गुणा करेंगे तो आएगा 182, अगर 14 में से 13 को घटा देंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर हम जो 1 है इसके स्थान पर 14 - 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 के स्थान पर 14 - 13 इंटू एक्स है, x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 14 को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 14x, और यहाँ माइनस का 13 का x से गुणा करेंगे तो 13x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर अंदर बचेगा 1x प्लस 14, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। अगर हम देखें तो 182, देखिए 182 को हम लिख सकते हैं 14 × 13, तो अगर देखा है तो यहाँ पर भी तो 13 है, 182 के यहाँ पर अंदर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ x ले लिया हमने, ठीक, अब माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा प्लस बचा, और यहाँ हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अगर आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो मतलब कि आप सही कर रहे हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे, एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक बार क्या कर लेंगे, अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, x माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए 2 संख्या है a और b, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 आ रहा है, तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब या तो इसमें से a 0 हो या फिर b 0 हो। अगर a 0 होगा तो
ए मतलब कि 0 इंटू बी इजक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। और अगर बी 0 होगा तो ए गुणे 0 इजक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ए को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कि दोनों में से एक क्या होगा, हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक क्या है, 0 है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x प्लस 14 जो है 0 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 14 हो जाएगा। और अगर हम x माइनस 13 बराबर 0 मान लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये दो आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस माइनस निशान के कारण हम क्या करेंगे, इसे अमान्य कर देंगे। क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे और इसे हम मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अब इसे अमान्य क्यों कर देंगे, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कह रहा है तो ये धन पूर्णांक माइनस में तो हो नहीं सकता है। धन पूर्णांक है ना, धन मतलब कि प्लस में, इसलिए पॉजिटिव वाला ही लेंगे और निगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था, माना था कि धन पूर्णांक क्या क्या माना था, हमने माना था प्रश्नानुसार धन पूर्णांक हमने क्या माना था, धन पूर्णांक हमने माना था बराबर x और x प्लस 1। तो x का मान तो हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या आ गया 13, और x प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 इजक्वल टू 14। ठीक है, अतः तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक 13 व 14 होंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। क्या होगा कि दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये और ये। ठीक, इसके निर्देशांक दिया गया है a, b और इसका निर्देशांक दिया गया है माइनस का a, माइनस का b। अब कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जो ये डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है। आइए इसे हल करते हैं आगे। इसकी जो तुलना है हम क्या करते हैं, x1 y1 से और इसकी तुलना x2 y2 से हम लोग कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ पर x1 लिखा है, यहाँ पर x1 के स्थान पर क्या लिखा है, a लिखा है। तो x1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ y1 लिखा है और y1 के स्थान पर इसमें क्या लिखा है, b लिखा है, तो y1 इजक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो x2 के स्थान पर क्या लिखा है, माइनस का a लिखा है, तो x2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। और y2 के स्थान पर माइनस का b लिखा है, तो y2 इजक्वल टू माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इनके मान उठा के इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं प्रश्न दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी उसे हम क्या मान लेते हैं, x बार मान लिया। अब इसका सूत्र हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आइए मान रखते चलते हैं।
x2 मतलब कि माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस लगाएंगे x1 मतलब कि a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 मतलब कि माइनस का b माइनस y1 मतलब कि b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस का a हो जाएगा माइनस का 2a, क्या हो जाएगा 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस का b हो जाएगा माइनस का 2b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2a का जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 जो है तो √4 है वो होता है 2, मतलब कि 2 का वर्ग 4 होता है, अर्थात √4 = 2 होता है। तो यहाँ से हम 2 बाहर आ जाएगा 4 का, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे अतः बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी 2 √a² प्लस b² होगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, ये को रहेगा सॉरी, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो पहले हल करने के लिए इसने कहा, तो हल करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और हल करना हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं, उनको हम लिख लेते हैं। दिया गया है 2x + 3y = 11 और दिया गया है 2x - 4y = -24। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो हम इनको कई विधियों से हल कर सकते हैं, जिसमें से सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि, इसलिए हम आपको यहाँ विलोपन विधि बताने वाले हैं। मतलब अर्थात विलोपन विधि से हम ही आज इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आइए तो हल करते हैं प्रश्नानुसार। जो ये लिखा है 2 समीकरण, इसको हम लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। 2 समीकरण है। अब क्या करते हैं, देखिए विलोपन का मतलब है विलोप करना, तो इसमें से एक टर्म या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म, दोनों में से एक को विलोप करना होगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पर घटा दें तो 2x में से 2x निकल जाएगा, ये हमारा x वाला टर्म क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने और घटा देंगे। घटाने पे क्या होगा, सबकी निशान जो बदल जाएंगे। जैसे कि हम 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसके निशान को हम बदल देते हैं, माइनस कर देते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर जिसके भी निशान है सारे बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में से 2x निकल गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए 4 में से 3 निकाल देंगे। ठीक है, निकाल क्यों देंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 4 और 3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। देखिए, और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, जैसे हमने भी बताया ना कि 4 में से 3 निकाल देंगे, यही गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपने यहाँ पर घटाने पे लिख दिया है, फिर जो निशान बदला है आपको उस निशान को मान कर क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है।
अब यहाँ माइनस पहले से था पर हमने क्या कर दिया, निशान बदल दिया। तो अब प्लस को लेकर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा, 7 वाई हो जाएगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये भी जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y जो 7 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, इसको उधर भेज देंगे तो 35 इधर है ही और 7 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 7 7 एकम 7 7 तो 5 35, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब विलोपन विधि की के अंदर भी हम सबसे ईजिएस्ट बताने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आ गया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इस 5 का मान उठा के इधर समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, फिर से दोनों समीकरण को लिख लेंगे। पहला समीकरण हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए हमने इसको तो विलोप कर चुके हैं हम लोग। ठीक, अब इसको विलोप करने की बारी है। तो क्या करें, देखिए इसको किसी तरह बराबर कर दें तो ये अपने आप घट जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 3 12, यहाँ 12 हो जाएगा और 4 3 12 यहाँ पर भी 12 हो जाएगा और आराम से हम इसको जोड़ देंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो कर दिया हमने। तो ये बात है ना कि पूरे में मल्टीप्लाई होगा, जिससे भी करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं होगा। 4 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 8x प्लस से प्लस लगाएंगे, 4 3 12 y बराबर 4 को 3 से 11 से करेंगे 44 हो जाएगा। 3 दूनी 6x, मैथ लगाएंगे, 4 3 12 y बराबर 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7 माइनस का 72। देखिए अब यहाँ पर निशान पहले से बदले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान पहले से बदले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर इसको ऐसे ही हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 में मान लीजिए 3 जोड़ना है, तो पहले से यहाँ प्लस का निशान लगा है और फिर हम क्या करते हैं, फिर से वही निशान लगा देते हैं। मतलब कि निशान हम बदलते नहीं है, वही रहने देते हैं जो रहता है। ठीक है, तो निशान यहाँ बदलेंगे नहीं, जो है वही रहने देंगे। इसमें से घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 4 और 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा बराबर, ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा। तो हम 72 में से 44 घटा देंगे, तो 12 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 8 बचेगा। यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। और देखिए 72 बड़ा है तो इसके आगे वाला निशान हम ले लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 14 इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 28 बटे 14, 14 एक कम 14, 14 28। तो हमारा इधर से आ गया x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर क्या आ गया माइनस का 2 आंसर आएगा, क्योंकि 28 क्या है माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारा एक्स वाई का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया गया था इसे आप देख सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस 3। तो भाई क्या कह रहे हैं कि अगर इसको हम हल करना है तो हमने हल कर दिया, एक्स वाई का मान निकाल लिया। फिर वो कह रहे हैं कि y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया गया है। तो इस समीकरण को पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। दिया गया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। देखिए अब इन्होंने कहा है m का मान निकालने को, तो x और y का मान तो हमें पता ही चल गया, तो x और y का मान यहाँ रख देते हैं और हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे y व x का मान रखने पर। ठीक है, आइए रख देते हैं। तो x और y का मान रखते हैं, तो y का मान हमने क्या निकाला 5, तो 5 इक्वल टू m ऐसे रहने देंगे मल्टीप्लाई, x का मान हमें निकाला है यहाँ पर 2, 2 रख देंगे, वही माइनस का, तो माइनस का 2 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 5 इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे माइनस का 2 m प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, तो 5 3 धर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2 m हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 में से 3 निकाल देंगे, बचेगा 2 इक्वल टू माइनस का 2 m हो जाएगा।
जो माइनस का 2 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, गुणे भाग में हो जाएगा, तो 2 अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। 2 एक कम 2 कट जाएगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू m हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अतः m बराबर -1 होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ पर x जो है 0 नहीं है के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि x का मान ज्ञात कीजिए अगर x बराबर 0 नहीं है तो आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं। पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है। आइए इसको हल करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x को x से करेंगे मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x इधर भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और फिर मैं वही कहूँगा कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, क्या मानक रूप, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो हम इस चीज़ को इसके फॉर्म में लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले x² वाला, फिर x वाला और फिर बिना x वाला। तो x² सबसे पहले इसे रहने देंगे, फिर x² केवल x वाला, तो 3x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 3x हो जाएगा। प्लस में 1 है, प्लस में 1 रहने देंगे, इक्वल टू 0 है तो 0 रहने देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई कि ऐसी 2 संख्याएं हम ढूंढें जिनको, इसके आगे कुछ नहीं, 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1। तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढें जिनको हम गुणा करें तो 1 ही आए, और अगर इनको हम क्या करें, जोड़ दें तो 3 आए। और शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संख्या होगी, अगर होगी तो हो सकता है हो कोई संख्या, पर हमें मतलब कि ऐसी कोई पूर्ण संख्या अगर देखा जाए तो नहीं होगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब ऐसा कभी आ जाए जिसका गुणनखंड ना बने, तो वहाँ पर श्रीधराचार्य का यूज़ करते हैं। श्रीधराचार्य एक सूत्र है जिसका हम यूज़ करेंगे मूल निकालने के लिए। तो आइए निकालते हैं। तो श्रीधराचार्य है, जो सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र, वो कुछ इस प्रकार है। देखिए लिख देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए मान पुटअप करते हैं, आंसर निकालते हैं। b मतलब कि देखिए हमने क्या होता है, ये ax² होता है, ये bx होता है, और ये प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं, इसका कि 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका मान भी। देखिए जो हमारा समीकरण बना है वो है हमारा x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और इसका जो मानक रूप है, तो क्या लेंगे, मानक रूप से तुलना। तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करते हैं, यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर एक a है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ b है, और यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, माइनस का 3 है, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर c है, यहाँ पर 1 है, तो c का मान हो जाएगा 1। ठीक है। आइए अब जो b है, देखिए माइनस b है तो माइनस ले लिया। b का मान क्या है, माइनस का 3, देख सकते हैं माइनस का 3 है b का मान, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का मान क्या है, 3 माइनस का, तो माइनस का 3 का स्क्वायर लगा है, का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 है, 4 इंटू a का मान क्या है, a का मान
एक है, एक इंटू सी का मान क्या है, एक है तो एक रख देंगे अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान एक, यहाँ से रख देंगे। आइए आगे हल करते हैं। 3 3 गुणा होगा, माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 हो जाएगा अपॉन 2 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे सॉरी, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो 9 में से हम लोग 4 निकालेंगे तो बचेगा 5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 में से 4 निकालेंगे 5 बचा, 3 है 3 रहने देंगे, 2 है 2 रहने देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान हमने निकाल लिया, यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, समीकरण, दो समीकरण दिए होंगे हैं 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इजगल टू 4। एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इजगल टू 2। एक समीकरण ये दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको हल कीजिए। तो आइए हल करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। वैसे सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से भी ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पूछेगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, बाकी जो हमने क्वेश्चन बताए हैं वो 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, और 3 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे छोटा क्वेश्चन नहीं है कोई भी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिखेंगे। समीकरण है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इजगल टू 4, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इजगल टू 2, समीकरण 2 है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है, तो आइए हल करना प्रारंभ करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखेंगे 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इजगल टू 4। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समीकरण को 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इजगल टू 4 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, आइए मानते हैं, इधर मान लेते हैं। माना 1/x प्लस वाई इजगल टू ए और 1/x माइनस वाई इजगल टू बी। ठीक है, मान लिया हमने। तो देखिए 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है, ए माना है, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 गुणे, इसको हमने क्या माना है, ए माना है तो ए लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे, इसको हमने क्या माना है, बी माना है तो बी लिख सकते हैं, इजगल टू 4। यह हमारा बन गया 10a प्लस 2b इजगल टू 4। यह दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5a प्लस b इजगल टू 4। 2 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो 5a प्लस b इजगल टू 4 अपॉन 2 इधर भाग में आया, 2 दूनी 4। तो यह बन गया समीकरण 5a प्लस b इजगल टू 2। इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, आगे देखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 हमारा है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इजगल टू 2, समीकरण ये है। यहाँ पर भी वही करेंगे काम जो हमने अभी किया है उसके साथ। हम लिख सकते हैं इसे 15 गुणे 1/x प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1/x माइनस वाई इजगल टू 2।
अब हमने इस चीज़ को अर्थात इस चीज़ को हमने ए माना है और इस चीज़ को बी माना है, तो इसके स्थान पर ए, इसके स्थान पर बी लिख सकते हैं। तो 15 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 2। तो 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 15a माइनस 5 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 भी बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण को क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं, सॉरी 4 मान लेते हैं, क्योंकि 2 समीकरण हमने पहले मान रखा है। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो समीकरण जो हमने 3 बनाया था उसे भी यहाँ लिखते हैं हम लोग। समीकरण जो 3 था वो हमारा है 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये समीकरण हमारा 3 है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ b बराबर कर लेते हैं। अगर हम b बराबर कर लेंगे और फिर इसको प्लस कर दें तो ये माइनस का ये प्लस का है, घट जाएगा आराम से, और ये टर्म जो है ये विलोप हो जाएगा, हमारा a का मान निकल आएगा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को 5 भी हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करने के 5 भी हो जाएगा ना। आइए इसको करते हैं। तो ये ऊपर वाला 15a माइनस 5b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5a प्लस 5b। देखिए 5 को भले 5 से गुणा करेंगे तो 25 है। ठीक, यही गलती सब बच्चे करते हैं कि पूरे समीकरण को गुणा नहीं करते हैं, सिर्फ इस चीज़ को गुणा कर देते हैं, सिर्फ इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 से, फिर 5 को 20 से गुणा करेंगे 5b, बराबर लगा हुआ है बराबर लगाएंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके निशान पहले से बदले हुए हैं तो जोड़ने पर लिख देंगे हम लोग, ये कट जाएगा, 15 और 25 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 40a इज इक्वल टू 10 और 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 12। तो a बराबर हो जाएगा 12/40। 12 तो 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12 और 2 20, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 20, 2 दहाम 10, खड़ी 2 दहाम 10। तो हो जाएगा a बराबर 3/10। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि a का मान आ गया। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर हमने मान रखा है 1/a प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पर हमने माना था a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर a का हम मान रख देंगे। a का मान क्या है 3/10 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 को 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 को y से करेंगे 3y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। ठीक, समीकरण इसको मान लेते हैं हम 6। ठीक, आगे तो समीकरण 2, 4 और 3 हमारे सामने है। अब हमें a का मान पता चल गया है। a का मान क्या है 3/10। अब इन दोनों समीकरण में से किसी में भी हम a का मान 3/10 रख देंगे और आंसर हम ले लेंगे। हम समीकरण 3 लेते हैं। समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है। इसमें a का मान रखते हैं हम 5 गुणे 3/10 प्लस बी इज इक्वल टू 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3/2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो हमारा 3/2 है, 3/2 को उधर भेज देते हैं, इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। इसके बटे में कुछ नहीं 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तो 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 अपॉन 2 एकम 2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 1 निकल गया बचा, 4 में से 3 निकल गया बचा 1/2। चूँकि हम जानते हैं कि हमने क्या कर रखा है, मान रखा है। देखिए यहाँ पर हमने मान रखा है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी मान रखा है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो b बराबर क्या है 1/x माइनस वाई। अब देखिए b का मान क्या है 1/2 बराबर 1/x माइनस वाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो
इस टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बन गया हमारा 6। ठीक है, क्या बन गया समीकरण 6। 6 क्यों 7 बन गया, नहीं 6 बन गया, 6 समीकरण बन गया। और हमें समीकरण, ये हम समीकरण को 7 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 6 हमने बना रखा है, वो है 3x + 3y = 10। समीकरण हमारा 6। अब इन दोनों को हल करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इन दो टर्म्स को हम अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों टर्म्स अपने आप हट जाएंगे, बचेगा x और x का मान हम निकाल लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 3 × x 3x माइनस 3 × y 3y हो जाएगा = 3 दूनी 6। ठीक, 3x + 3y = 10। जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये कट जाएगा, 3 3 जुड़ जाएगा, 6x हो जाएगा बराबर 10 और 6 जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो 6x = 16, तो x = 16/6। ठीक है, तो इसे काट देते हैं, 2 3 6 2 8 16। तो x का मान जो यहाँ से आ गया, तो x बराबर आ गया 8/3। ठीक है, अब x का मान हम जो हमने इधर दो समीकरण 7 और 6 बनाए थे इसमें किसी में भी रख देते हैं। तो समीकरण 7 में रख देते हैं, तो आइए रख देते हैं x का मान समीकरण 7 में रखने पर समीकरण हमारा 7 है, x माइनस वाई = 2 रख देते हैं। x का मान 8/3 8/3 माइनस वाई = 2। अब क्या करते हैं, 8/3 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस वाई = 2। इधर 8/3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस 8/3 बटे में कुछ नहीं 1 माइनस वाई = 3 दूनी 6 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8/3 1 3। ठीक है, तो माइनस वाई = तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 में 8 में से 6 निकालेंगे, माइनस का 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस से माइनस काट देंगे तो y = आ गया 2/3। ठीक है, हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, देख सकते हैं आप, और हमने यहाँ से y का मान भी निकाल लिया और हमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ, चीज़ों अर्थात क्वेश्चंस के साथ। अभी हम हो सकता है एक दो और मैथ के वीडियोस लेके आएँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम नहीं बता सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे नहीं। तो हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, लगभग 7 या 6 क्वेश्चन हमने आज बताए हैं आपको, और जल्द ही हम अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और 2 वीडियो में हम कह रहे हैं कि पूरा मैथ का के जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में वही चीज़ मिल सकती है, अगर वो चीज़ नहीं मिलती, वो क्वेश्चन, वैसे हमारा जहाँ तक हम बात करें तो वही क्वेश्चन मिलने चाहिए, पर अगर नहीं मिलते हैं बाई चांस, तो वो जो तरीका है उसका वही तरीका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।